हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो 6 क्वेश्चन होंगे वे आपके क्वेश्चन हैं, जैसे प्रश्न, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है वो न्यूमेरिकल होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहता हूं सभी चैप्टर का, और इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक मैंने पढ़ाया है वो सब आपको वहां मिल जाएंगे। और अगर आप लोग देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप फिजिक्स के देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक पर क्लिक करना है जो लिखा होगा कि 12th फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध का मान उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई व अनुप्रस्थ काट के रूप में लिखिए। यानी कि आपको प्रतिरोध का मान लिखना है, किसके पदों में? आपको एक सूत्र लिखना है, प्रतिरोधकता, लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनके पदों में आपको प्रतिरोध का सूत्र लिखना है, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग लिख सकते हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो प्रतिरोध इक्वल टू, प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। और कैपिटल आर इक्वल टू एक फार्मूला होता है रो इंटू एल अपान ए, रो इंटू एल अपान ए। फायदे फार्मूला आप सभी को पता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें आपका प्रतिरोधकता भी है। देखिए, रो क्या है? प्रतिरोधकता है। यल क्या है? लंबाई है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। आर है प्रतिरोध। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए, सूत्र लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या? रो जो है वो क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। यल क्या है? आप लोग लिख दीजिएगा, यल है आपकी लंबाई। चलिए लिख देते हैं, यल है क्या? लंबाई। तो ऐसे ही आप लोगों को सूत्र याद करते रहना है ताकि आप लोग से न्यूमेरिकल जो पूछा जाए वो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ये क्या है? ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए आपका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यही होता है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के से संबंधित सूत्र, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है यह है कि किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा। तो यहां पर एक चीज याद रखिए, किसी चालक की लंबाई अगर हम आधी कर दें तो उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जो लंबाई होती है, चालक की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो प्रतिरोधकता, जो लंबाई होती है, देखिए, किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा। तो जो चालकता होती है, जो चालकता होती है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि किसी चालक की लंबाई कितनी है, वो चालकता जो होती है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर क्या होगा? चालक अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो चालकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो आप लोग लिख सकते हैं चालकता अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। चालकता अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि चालक की चालकता लंबाई, उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसी चालक की लंबाई आधी कर दीजिए या किसी चालक की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी चालकता में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो किसी चालक की जो चालकता होती है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई कितनी भी हो, चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए चालकता अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि चालक की चालकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो सिंपल है, अनओमीय का मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो आप लिखिए वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करता, ठीक है, पालन नहीं करता है, ठीक है, या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए, अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया कि वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि ओम का नियम मैंने आपको बताया V=IR, ठीक है। तो देखिए ऐसा प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध, तो वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता, यानी कि कंप्लीटली वो ओम के नियम पर का पालन नहीं करता, उन्हें हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, अनओमीय परिपथ क्या है। तो ये आप इसी प्रकार से उसका आंसर भी लिख सकते हैं, वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता अनओमीय परिपथ कहलाता है, ठीक है। तो अगर आए तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे आपका है विद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का, ठीक है, वह डायोड वाल्व। अब आप लोग कहेंगे सर जी और आप एक दो एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल इसका अलग से लिख लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में हमारा है अनओमीय प्रतिरोध के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, टार्च का बल्ब, ठीक है, व ट्रायोड वाल्व, ठीक है। तो देखिए 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 2 ऊपर विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व, नीचे क्या है टार्च का बल्ब व ट्रायोड वाल्व, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, का मात्रक है। अब एक चीज और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है बताइए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा इतने जूल के बराबर होता है। तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिकली समझना है। कैसे, देखिए तार को मोड़ने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर हम तार को मोड़ दें तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई वायर हमने ले रखी है, ठीक है, ये वायर है। अब इसको मान लीजिए हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे, तो बताइए इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सिंपल से समझिए, तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि तार को हम कहीं बीच से मोड़ दें तो इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें तब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होंगे। आप सभी को पता है कि जो तार होता है, चालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेश वाहक होते हैं, उन्हीं के कारण विद्युत धारा बहती है। तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा बह रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर इसको हम मोड़ देते हैं तब भी विद्युत धारा उसी तरह बहेगी। तो इसीलिए तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल कम होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, उनकी चाल कम होती है, ठीक है, और गति का जड़त्व भी कम होता है, और जो गति होता है उसका जड़त्व भी कम होता है, और इस कारण मुड़ी हुई अवस्था में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते रहते हैं। यानी कि अगर हम तार को मोड़ भी दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से प्रवाहित होते रहेंगे और जो है प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो 6 होंगे वो क्वेश्चन होंगे। हमारा जो एक
क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, देखिए बहुत ही सिंपल है, समझिए, डरिएगा मत। देखिए दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि ये परिपथ दिया गया है जिसमें 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं। यहाँ पर ए है, ये बी है, ठीक है। आपको ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जो ये ए है आपका और जो बी है, इनके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर ये किस क्रम में है, समांतर में, किस श्रेणी में। तो वैसे ही दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये परिपथ समाप्त होता है, तो इधर ये एक प्रतिरोध, इधर भी एक, तो ये एकदम दोनों वायर आपस में नहीं जुड़े हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा समांतर क्रम में। बट इसको सही से समझना है तो चित्र को आपको थोड़ा सही करके बनाना होगा। जैसे इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग पेन यूज कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है। इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका कितना होगा, ये 3 ओम होगा, ये भी 3 ओम होगा और ये भी 3 ओम होगा, ठीक है। तो तीनों जो है 3-3 ओम के होंगे। अब इसी चित्र को हमने इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम दोनों हैं, यहां पर भी तीनों समांतर क्रम में, यहां पर भी समांतर क्रम में। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको पहचान नहीं पाएंगे। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग और किस तरह से बना सकते हैं। तो एक तरह से और इसी चित्र को बना सकते हैं, देखिए, ये देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। ये मैं समझा रहा हूं आपको कि आप जाने कि किस प्रकार से ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यही चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो ए यहां पर होगा, बी यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। अब यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये जो है समांतर क्रम में है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, कि परिपथ में, देखिए मान लीजिए इसको R1 हमें दिया गया है, ठीक है, R1, R2 और R3, मान लीजिए 3 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, ठीक है। R1 की वैल्यू भी 3 ओम है, R2 की भी 3 ओम है और R3 की भी 3 ओम है। तो आप लिखेंगे कि परिपथ में सभी प्रतिरोध, परिपथ में सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है, ठीक है। देखिए समांतर क्रम में आपको दिख रहा है, तो समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है ये जानना जरूरी है, सभी को पता भी है। तो इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अगर आपके पास R4 भी है तो आप यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, सबका वैल्यू 3 है तो 1/3, R1 की वैल्यू भी 3, R2 R3 की वैल्यू भी 3, तो सबका 3 हमने लिख दिया, ठीक है। 1/R इक्वल टू, अब चूंकि आपका हर समान है, 3-3 सभी है, तो ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे, तो 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा, आप इस प्रकार से लिख दीजिए 1 + 1 + 1/3, ठीक है। तो इसी को आप लिख सकते हैं 3/3, क्या लिख सकते हैं 3/3, इसको कट कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो आपका 1/R इक्वल टू आएगा 1/R इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर तिरछा गुणा हम कर दें इसका इससे, तो R इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा कितना, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 ओम, या आप ओम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये चित्र समझना है, ये समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर चित्र आपको समझना है कि इस चित्र को हम किस प्रकार से बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर समझ जाएंगे कि सभी समांतर क्रम में है, ना समझ पाए तो आप इस प्रकार से, ठीक है,
बना सकते हैं चित्र, या फिर इसी चित्र को इस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये समझ में आ चुका होगा कि तीनों समांतर में है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, आपका 1 ओम आ जाएगा। आई होप कि आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।